ने शुरू की नई पहल। अब रेलवे स्टेशन पर सामान की ऐसे होगी चेकिंग। जी हाँ, इस बीमारी से यात्रियों का बचाव करने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की नई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीन स्टेशन एंट्री पर लगवाई है, जिससे कि उनके सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे की यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। रेलवे ने ट्वीट करके इस नई टेक्नोलॉजी का वीडियो जारी किया है। NINFRIS योजना के तहत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर UV टेक और बैगेज रैपिंग सैनिटेशन मशीन लगाई गई है। ट्रेनों के साथ ही जल्द ही हर डिब्बे की लाइव लोकेशन का पता करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए भारतीय रेलवे ने खास तैयारी की है। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना तैयार की है। अब तक 23,000 रेलवे डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। रेलवे के बाकी डिब्बों में ये टैग लगाने का काम लगातार तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई त्योहार आने वाले हैं, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली इस बीमारी की परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन अत्याधुनिक जांच केंद्रों की शुरुआत से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से इस बीमारी के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में बहुत से त्योहार आने वाले हैं। हमारे ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना है कि उत्सव के समय में गरीब परिवारों को कोई परेशानी ना हो। अब सोने की ज्वेलरी पर 1 जून 2020 से अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई। जी हां, इस बढ़ती बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू करने की डेडलाइन में बढ़ोतरी कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि डेडलाइन को बढ़ाते हुए 1 जून 2021 तक कर दिया गया है। सोने पर हॉलमार्किंग इसकी शुद्धता का प्रमाण होता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया था। इसे 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू होना था। सरकार ने देश के सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग पर शिफ्ट होने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 साल से अधिक का समय दिया था। पासवान ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज्वेलर्स ने इस डेडलाइन को बढ़ाने का आग्रह किया था। इसको देखते हुए डेडलाइन को 15 जनवरी से बढ़ाकर 1 जून 2021 किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अगले साल 1 जून से केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी की ही बिक्री होगी। चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने 47 और चीनी ऐप्स किए बैन। टिकटॉक के बाद PUBG समेत 275 ऐप्स पर भी लगाया जा सकता है प्रतिबंध। जी हां, केंद्र सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लगा दिया है। यह सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। PTI के सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स पर बैन लगाने के संबंध में नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया था। इसके साथ ही अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी को लेकर 275 ऐप्स भी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। इसमें PUBG और AliExpress जैसे ऐप भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इन 275 ऐप्स की पहचान जांच के लिए की है। यदि इन ऐप्स में भी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य कोई उल्लंघन पाया जाता है तो इन पर भी बैन लगाया जा सकता है। सरकार चीनी ऐप्स के अलावा ऐसे ऐप्स पर भी नजर बनाए हुए है जिनका चीन में भी निवेश है। 2 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को काम दिलवाने के लिए सोनू सूद कर रहे हैं पहल। जी हाँ, इस बढ़ती बीमारी के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान में अपने घर के बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अब उन्हें जॉब दिलवाने के लिए भी उनकी मदद करने के बारे में सोच रहे हैं।
सोनू सूद ने अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को काम दिलवाने के लिए प्रवासी रोजगार नाम का एक अभियान शुरू किया है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए सोनू सूद ने जानकारी दी है। सोनू सूद ने वास्तव में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें प्रवासी मजदूरों को कंपनियों से मिलवाया जाएगा और इसमें जॉब चाहने वाले युवा काम देने वाली कंपनियों के सीधे संपर्क में आ पाएंगे। इसके लिए उन्हें लर्नेट स्किल नाम की एक कंपनी से करार किया है। लर्नेट स्किल्स स्कूल इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है। इस अभियान से युवाओं को सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएगी और जॉब के लायक बनाया जाएगा। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की टेस्ट में निकाली नई तकनीक। अब 36 मिनट में आ सकेगी जांच की रिपोर्ट। जी हाँ, सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे प्रयोगशाला में होने वाली इस बीमारी की जांच के नतीजे केवल 36 मिनट में ही आ जाएंगे। मौजूदा जांच प्रणाली में उच्च प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होती है और नतीजे आने में कई घंटे लगते हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ली कांगचियान स्कूल ऑफ मेडिसिन में वैज्ञानिकों ने विकसित इस नई तकनीक में इस बीमारी की प्रयोगशाला जांच में लगने वाले समय और लागत में सुधार के तरीके सुझाए गए हैं। उसने कहा कि प्रशिक्षण, जिसे पोर्टेबल उपकरणों के साथ किया जा सकता है, उसे समुदाय में एक स्क्रीनिंग टूल के रूप में भी तैनात किया जा सकता है। उसने कहा कि नई तकनीक से इस बीमारी की प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट 36 मिनट में ही आ सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने पर बोले राजस्थान के राज्यपाल, कहा 21 दिनों का नोटिस जरूरी। जी हां, राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा कि इसके लिए संवैधानिक तौर तरीके का पालन किया जाना चाहिए। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत हैं, मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सामने 3 बिंदु रखते हुए फिर से जवाब मांगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। जारी बयान में कहा गया है कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह ली है। यूएई ने किया साफ, कहा आईपीएल करवाने के लिए बीसीसीआई से मिला लेटर। जी हां, आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से आधिकारिक लेटर मिलने की जानकारी दी है। इससे पहले आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 8 नवंबर तक आईपीएल टूर्नामेंट होगा। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने बताया कि पूरा 51 दिन का आईपीएल होगा। हालांकि अभी बीसीसीआई को भारत सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अक्टूबर-नवंबर में होने वाली टी20 विश्व कप को स्थगित करने के फैसले के बाद आईपीएल का आयोजन संभव हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चाहे राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर झूठ नहीं बोलने वाला। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गतिरोध की पृष्ठभूमि में कहा कि वह चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता देश और इसकी जनता है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं? यह एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहेंगे कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं। मैंने पूर्व सैन्य कर्मियों से भी बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीन इस देश में नहीं घुसा है तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला। आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। चाहे मेरा पूरा भविष्य डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान,
झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।